आईपीओ हो तो ऐसा खास पेशकश हमारी, जिसमें आईपीओ बाजार से जुड़ी तमाम हलचलें जो है हम कवर करने की कोशिश करते हैं, सही ज्ञान आपको दे सकें ताकि आपके जो पैसे हैं वो सुरक्षित रहें, अच्छे रिटर्न आपको मिले। और इस समय तो बाढ़ आई हुई है, लगातार बैक टू बैक आईपीओस की हर्ष हमारे साथ तमाम आईपीओस के बारे में सूचना एकत्र करके आप तक पहुंचाते हैं। और हमारे साथ आज एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ रही हैं आस्था जी, और प्रदीप जी हमारे साथ लगातार बने रहे हुए हैं। तो पहले तो आस्था मैम, बहुत बहुत स्वागत आपका आज की इस विशेष चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। हर्ष बताइए, शुरुआत कहाँ से करना चाहेंगे? जी, ई-पैक प्रीफैब टेक्नोलॉजीज़ की बात कर लेते हैं और बेसिकली हम लोग इस सेगमेंट में 3 आईपीओ कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको इसका बिजनेस मॉडल बताता हूँ। तो देखिए कंपनी जो है, अगर आपको 150 घंटे के अंदर आपको 1.5 लाख स्क्वायर फीट के आसपास का अगर एक इंफ्रास्ट्रक्चर फैक्ट्री का तैयार करना हो तो कंपनी इसमें माहिर है। बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं, जेके टायर से लेके सैमसंग, एलजी, तमाम बड़े बड़े नाम हैं इनके। इसके अलावा अगर आप इसके पूरे बिजनेस मॉडल को समझें तो कंपनी क्या करती है, डिज़ाइन करती है, मैन्युफैक्चर करती है, इंस्टॉल करती है यहाँ पर प्री इंजीनियर्ड और प्री फैब्रिकेटेड बिल्डिंग सॉल्यूशंस जो है वो प्रोवाइड करती है कंपनी। इसके साथ ही आप देखिए कैप्टिव बिजनेस है यहाँ पे, फंडामेंटल्स काफ़ी मजबूत है यहाँ पे। और यहाँ पे इसके अलावा अगर आप देखें तो मैन्युफैक्चरिंग और भी कंपनी के इसमें चीज़ें करती है, जैसे ईपीएस, थर्मोकॉल ब्लॉक्स हो गए, शीट्स हो गए, इसका भी बिजनेस है यहाँ पर। अगर इशू प्राइस बैंड की बात करें आज, तो आप देखिए 194 से लेकर 204 रुपये के आसपास का प्राइस बैंड है। एक लॉट में 73 शेयर्स होंगे। टोटल इशू साइज जो है वो 504 करोड़ के आसपास का है। फ्रेश इशू में 300 करोड़ होंगे और ऑफर फॉर सेल में 204 करोड़, यानी कि फ्रेश इशू में हिस्सेदारी ज़्यादा है। इसके अलावा अगर इसके फाइनेंशियल्स को अगर हम लोग देखें एक बार, तो आप ये देखिए, चलिए अभी पहले देखिए, आज दूसरा दिन है तो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन बायर की जो हिस्सेदारी है अभी सब्सक्रिप्शन लेवल 0.4x के आसपास है। एनआई का पार्टिसिपेशन भी ठंडा है और रिटेल भी अभी करीब करीब यहाँ पे 0.49x जो है सब्सक्राइबर। टोटल पार्टिसिपेशन भी अभी पूरी तरीके से नहीं हुआ है। अगर अब हम लोग यहाँ पे इसके फाइनेंशियल्स को देखें यहाँ पर, तो देखिए टोटल इनकम जो है यहाँ पर अगर आप देखें तो 2023 में 660 करोड़ थी, वहाँ से बढ़ी 906 करोड़ और 2025 में आते आते यहाँ पर जो है ये 1140 करोड़ हो गए, यानी कि करीब 26% का जंप यहाँ देखने को मिला है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है, 24 करोड़ से बढ़कर 43 करोड़ और 43 करोड़ से बढ़कर 59 करोड़, यानी कि 2024 से लेकर 2025 तक करीब 38% का जंप यहाँ देखने को मिला है। एबिटा की बात करें तो एबिटा में भी तेज़ी से बढ़ोतरी लगातार देखने को मिल रही है, लेकिन अगर बोरोइंग की बात करें तो यहाँ पर भी जो नंबर्स है वो बढ़ते हुए दिख रहे हैं। इसके अलावा अगर हम लोग आगे बढ़ें, यहाँ पर अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या कह रहा है तो देखिए 15 रुपये ऊपर 7.35% के आसपास की लिस्टिंग गेन की संभावना है। 219 के भाव पर लिस्ट हो सकता है। 219 के भाव पर लिस्ट हो सकता है। मैम क्या टिप्पणी रहेगी, कैसा लग रहा है आपको वैल्यूएशन के लिहाज से? और ये जो जिस तरीके से झड़ी लगी हुई है आईपीओ के अंदर, बैक टू बैक, बाजार उतना सपोर्ट नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी इतने आईपीओ आने की वजह क्या मान रही हैं आप? गुड आफ्टरनून। देखिए विपुल जी, आईपीओ इतने आने की वजह है 30 सितंबर तक जो फाइलिंग्स मार्च में हुई थी, तो उनके पास डेडलाइन रहती कि 30 सितंबर तक अगर वो ले आते हैं आईपीओ तो ठीक है, नहीं तो वापस से फाइनेंशियल्स अपडेट करने पड़ते हैं, क्योंकि 6 महीने का एक गैप रहता है। तो अब अगर 30 सितंबर के बाद जो अब फाइलिंग करेंगे तो उनको Q1 यानी कि जून क्वार्टर के नतीजे भी डालने पड़ेंगे, तो वो एक कारण होता है। और ये आप लास्ट 2 सालों से देखिए तो अगस्त और सितंबर सबसे ज्यादा जिसे कहते हैं संख्या में आईपीओ इन्हीं महीनों में आते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो भी फाइलिंग्स होती हैं अगर वो 30 सितंबर तक नहीं लाती तो वापस से फाइलिंग पूरी करनी पड़ती है और स्पेशली फाइनेंशियल्स सारे अपडेट करके अगले क्वार्टर की डालने पड़ते हैं। तो वो एक कारण है, आपने पूछा इसलिए मैं इसमें एक रोशनी डाल रही हूँ। दूसरी तरफ अगर मैं ई-पैक की बात करूं तो देखिए बिल्कुल ये कंपनी पुरानी है, 99 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और इनके 2 बिजनेस वर्टिकल्स हैं। वैसे तो हर्ष ने पूरा सही बता दिया, प्रीफैब बिजनेस है और दूसरा वर्टिकल जो भी है इनका वो भी काफी स्ट्रॉन्ग वर्टिकल लगता है मुझको। लेकिन इसमें एक ही चीज है कि थोड़ा सा वैल्यूएशन जो कंसर्न है वो मुझे लगता है कि यहाँ पे वैल्यूएशंस, क्योंकि ये 35 के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे आ रहे हैं और जो इनका दूसरा वर्टिकल है जिसमें कि ये लोग पूरा ब्लॉक मोल्डेड जो ये ईपीएस शेप मोल्डेड प्रोडक्ट्स बनाते हैं, ये काफी इंडस्ट्रीज में काम में आता है। पहला तो प्रीफैब और दूसरा ये जो ईपीएस ब्लॉक मोल्डेड हैं, ये काफी सारी इंडस्ट्रीज में काम में आते हैं जिसमें कंस्ट्रक्शन पैकेजिंग रहते हैं। तो काम अच्छा है, जो इनके प्रोडक्ट्स हैं वो अभी हाई ग्रोथ इंडस्ट्रीज में जा रहे हैं। ओनली वैल्यूएशन अगर ये थोड़ी और डिसेंट करते थे तो और भी अच्छा होता था, बट स्टिल मुझे लगता है कि इसमें छोटे मोटे लिस्टिंग गेन होने की उम्मीद है। तो छोटे मोटे लिस्टिंग गेन और लंबी अवधि के लिए लगाएं। और एक ही चीज मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, अभी बहुत सारे आईपीओ आ रहे हैं
तो बहुत बड़े बड़े गेन की उम्मीद ना करें। कुछ एक आईपीओ ऐसे भी निकल सकते हैं जो कि नेगेटिव साइड पे शायद सरप्राइज कर जाए, क्योंकि जब इतनी सारी लिक्विडिटी तक होती है मार्केट में से तो थोड़ा सा फर्क लिस्टिंग्स पे भी आता है। तो बहुत ध्यान से लगाएं, इतने सारे आईपीओ हैं तो एकदम उसमें रश ना करें और बड़े लिस्टिंग गेन की उम्मीद ना करें। तो अभी मतलब छोटे लिस्टिंग गेन के लिए इसमें अप्लाई किया जा सकता है ईपैक में, है? जी बिल्कुल। ठीक है, छोटे लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किया जा सकता है, ये सलाह यहाँ पर निकल के आती हुई। हर्ष, अगली कंपनी कौन सी होगी? जी, ट्रूवर्ल्ट बायो एनर्जी की बात कर लेते हैं। 2021 में ही कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है और वन ऑफ द इंडिया की बात करें तो एक इथेनॉल प्रोड्यूसर कंपनी प्रोडक्शन को लेकर यहाँ पर अगर आप इसके देखें यहाँ पर तो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी की बात करें तो 2000 किलो लीटर पर डे के हिसाब से इनकी कैपेसिटी है। मार्केट शेयर की बात करें 2025 तक तो 3.6% जो है वो मार्केट शेयर है। इथेनॉल प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात की जाए यहाँ पर बायोफ्यूल को लेकर कंपनी का बिजनेस है। और इसके अलावा अगर आप देखें यहाँ पर तो कंपनी अभी हाल ही में कई तरह के कदम भी उठाए, उसमें से एक यहाँ पे जो है कॉम्प्रेस्ड बायोगैस के बिजनेस को एक्सपेंशन जो यहाँ पे जापानीज कंपनी के साथ होता हुआ दिखा है। अगर हम यहाँ पे तारीख करें क्योंकि ये आज से ही खुला है तो देखिए 25 सितंबर ये आज से खुल गया है। बंद कब होगा अगले हफ्ते की बात करें यहाँ पर 29 सितंबर को बंद होता हुआ दिखेगा। अलॉटमेंट ट्यूसडे को यानी कि 30 सितंबर को होगा। लिस्टिंग डेट जो है फ्राइडे 3 अक्टूबर को होती हुई दिखेगी। अगर आप इसके प्राइस बैंड की बात करें यहाँ पर तो देखिए 472 से लेके 496 रुपए के प्रति शेयर के भाव तय किया गया है। एक लॉट में 30 शेयर्स होंगे। टोटल इशू साइज जो है 839 करोड़ का है, जिसमें फ्रेश इशू जो है 750 करोड़ का, ऑफर फॉर सेल जो है वो बेहद कम 89 करोड़ के आसपास का है। यहाँ पे अगर इसके फाइनेंशियल्स पे नजर डालें हम लोग तो टोटल इनकम की बात करें देखिए 2 साल का है यहाँ पर 2024 से 2025 की अगर हम लोग बात करें यहाँ पर रेवेन्यू के मोर्चे पर देखें तो बढ़ोतरी देखने को मिली और ये जो करीब 54% का जंप दिखाती है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें 32 करोड़ से बढ़कर 147 करोड़ हुआ है, यानी कि 361% के आसपास का जंप यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। एबिटा की बात करें 188 करोड़ से बढ़कर 309 करोड़ हो गया है यहाँ पर और यहाँ पर डबल होते हुए दिखे यहाँ पर। इसके अलावा बोरोइंग जो है वो घटी है 2024 के मुकाबले 2025 में घटी है बोरोइंग। इसके अलावा अगर हम इसके देखें ग्रे मार्केट प्रीमियम तो 75 रुपये दिखा रहा है प्रति शेयर के हिसाब से। अपर प्राइस बैंड के हिसाब से 15% के आसपास की लिस्टिंग गेन की संभावना है। 571 के भाव पे लिस्ट हो सकता है। चलिए, ये बात यहाँ पर इस आईपीओ को लेकर के निकल के आती हुई। मैम, कैसे देख रही हैं इस आईपीओ को? यहाँ पर क्या संभावनाएं दिखाई दे रही हैं आपको? जी बिल्कुल, देखिए आज ही खुला ये आईपीओ और बात करें तो 5 डिस्टिलरी यूनिट है और स्पेशली कर्नाटका में काम करते हैं। मुझे ये आईपीओ अच्छा लगा, इसके पीछे की वजह है ग्रोथ। इनफैक्ट हर्ष ने भी बताया और मैं भी रोशनी डालना चाहूंगी कि जो सीएजीआर ग्रोथ है वो बहुत ही स्ट्रांग है। 50% से ज्यादा सीएजीआर पे ये ग्रो कर रहे हैं। तो मुझे ग्रोथ अच्छी लगी, मुझे इनके मार्जिन अच्छे लगे और जिस तरह से अब ये एक एविएशन फ्यूल के अंदर भी अगर हम बोले तो वहां पे भी इनका प्लान है कि सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल के अंदर ये जाएंगे, तो वो भी एक इनके लिए बहुत बढ़िया यहाँ पे एक ग्रोथ का पैरामीटर हो सकता है। मुझे लगता है जो भी कैपेसिटी एक्सपेंशन इनको करना था करा है इन्होंने और इस कैपेसिटी एक्सपेंशन की वजह से आने वाले समय में ये लोग इसी ग्रोथ को मेंटेन करने में सक्षम होंगे, कामयाब होंगे। मुझे ये कंपनी पसंद आई और यहाँ पे भी मेरी सलाह रहेगी कि लिस्टिंग गेन के लिए लगाइए और लंबी अवधि के लिए लगाइए। लिस्टिंग गेन और लंबी अवधि दोनों ही के लिए यहाँ पर सलाह दी जा रही है कि आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये रहा है अभी तक के दोनों में ही, अब जो है 2 आईपीओज़ में दोनों में ही फिलहाल के लिए सब्सक्रिप्शन की सलाह यहाँ पर दी गई है। और कोई अपडेट हर्ष आपके पास? एक आईपीओ और है जैन रिसोर्सेज रिसाइकलिंग की हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर। और अगर आप इसकी बिजनेस मॉडल को समझे तो देखिए रिसाइकलिंग के नाम से पता चल रहा है यहाँ पे स्क्रैप मेटल्स से जुड़े जो होते हैं उसको रिसाइकलिंग करती है, जिसमें जिंक हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, तमाम नाम है। गोल्ड रिफाइनरी भी है कंपनी की यूएई के अंदर। इसके अलावा आप देखिए क्लाइंट्स भी काफ़ी बड़े बड़े, वेदांता से लेके यहाँ पर आप देखिए स्टरलाइट कॉपर, ल्यूमिनस और मित्सुबिशी जैसे इंटरनेशनल क्लाइंट भी है। कंपनी की प्रेजेंस ना सिर्फ भारत में बल्कि चाइना, दुनिया के कई देशों में, जापान, साउथ कोरिया में भी है। और आप देखिए इशू प्राइस बैंड 220 से लेकर 232 रुपये है। अगर आप इसके लॉट में देखें तो 64 शेयर्स होंगे एक लॉट में। इशू साइज की बात करें तो 1250 करोड़ के आसपास का, जिसमें से 500 करोड़ जो होंगे फ्रेश इशू में होंगे और बल्कि ज़्यादा हिस्सा जो है वो ऑफर फॉर सेल में 750 करोड़ के आसपास। फाइनेंशियल्स देख लेते हैं एक बार, फाइनेंशियल्स क्या कहते हैं इसके, और फिर इसके बाद आपको ग्रे मार्केट बता देंगे। तो देखिए टोटल इनकम की बात करें अगर हम लोग यहाँ पर तो आप 2023-24 में बात करें तो बढ़ोतरी हुई है और 2025 में आप 4484 करोड़ से बढ़कर
8,162 करोड़ हो गया है, यानी कि करीब करीब यहाँ पर 60% का जंप कमाई में देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें यहाँ पर तो अगर 2024 और 25 में कंपेयर करें तो 164 करोड़ से बढ़कर 223 करोड़ हो गया, एक अच्छा खासा जंप यहाँ दिख रहा है। एबिटा की बात करें यहाँ पर तो यहाँ पे भी लगातार जो है बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन बोरोइंग जो है 2023 से 24 में बढ़ा था, लेकिन उसके बाद एक स्टैग्नेंट देखने को मिल रहा है 2025 में। ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या कह रहा है वो भी आपको बता देते हैं हम लोग एक बार कि जैन रिसोर्सेज का कल 30 रुपये था, आज घट गया है 20 रुपये हो गया है यहाँ पर, और 8.62% के आसपास, यानी कि कल जो था यहाँ पर अगर आप देखें 262 रुपये दिखा रहा था लिस्टिंग के भाव की संभावना, अभी 252 रुपये दिखा रहा है। सब्सक्रिप्शन के नंबर क्या बताया आपने? सब्सक्रिप्शन के नंबर इसमें नहीं डाले सर, अभी नहीं डाले, चलिए ठीक है। लेकिन आज मतलब हम देख रहे थे सुबह से थोड़े से ट्रेंड में आ रहा था ये। मैम क्या ये पैसे लगाने लायक है? क्योंकि आज काफ़ी लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं, ट्रेंडिंग में भी था ये, तो क्या सलाह रहेगी आपकी? जैन मेटल ग्रुप है और ये एंगेज रहते हैं बेसिकली रिसाइकलिंग और प्रोडक्शन ऑफ नॉन फेरस मेटल्स, और इंडिया में ही नहीं बाहर का भी इनका काम है, काफी बढ़िया है क्योंकि ये जिस तरह की इंडस्ट्री में काम करते हैं सिग्निफिकेंट। जी चलिए, तो ये 220 से 232 का जो है प्रति शेयर के भाव से ये आईपीओ आने जा रहा है। आपको बता दें टोटल इशू साइज आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 5.38 करोड़ शेयर का। चलिए जुड़ गए आस्था जी। जी आस्था मैम। जी माफ कीजिएगा, थोड़ा इंटरनेट का इशू हो गया था। मैं ये बोल रही हूँ कि जैन मेटल ग्रुप कंपनी ये एंगेज रहते हैं रिसाइकलिंग और प्रोडक्शन में नॉन फेरस मेटल्स में, और इनकी इंडस्ट्री में सिग्निफिकेंट एंट्री बैरियर्स होने के बावजूद बहुत बढ़िया यहाँ पे इन्होंने फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दिखाई है, बढ़िया कस्टमर बेस भी है, अच्छा लग रहा है ये भी। लेकिन बहुत छोटे मोटे लिस्टिंग गेन के लिए लगाना हो तो लगाइए या फिर लंबी अवधि के लिए लगाइए। तो और मैं वापस से इस बात को रिपीट कर रही हूँ कि इतने सारे आईपीओ जब आते हैं तो बड़े बड़े लिस्टिंग गेन होने की उम्मीद काफी कम रहती है, तो यहाँ पे एक सीमित लिस्टिंग गेन होते ही इनमें नजर आएंगे जो आज हमने दोनों तीनों आईपीओ की बात की, तो उसी हिसाब से लगाएं, बहुत बड़ी उम्मीद ना रखें। इनमें से अगर किसी को अवॉइड करना हो तो किसे करेंगी, और इन तीनों में कोई ऐसा है जिसको आज आप कहेंगे कि नहीं मस्ट अप्लाई, इस पे जरूर कर दो? तीनों में ही, क्योंकि आपसे अभी जब ये चर्चा में सब्सक्राइब की दी है तो इसलिए अवॉइड तो तीनों में नहीं है, लेकिन ये जरूर कह सकती हूँ कि ट्रू हॉल्ट बायो एनर्जी आगे की ग्रोथ के हिसाब से मुझे लगता है पहले नंबर पे इसको रखना चाहिए। दूसरे नंबर पे चाहे तो जैन को, और तीसरे नंबर पे ई पैक को रख सकते हैं, या दूसरे तीसरे नंबर पे इंटरचेंज भी कर सकते हैं विद अ डिस्क्लेमर कि कोई जरूरी नहीं है कि जो रैंकिंग दी जा रही है उसी हिसाब से लिस्टिंग हो, बट ये उम्मीद जरूर है कि इन तीनों में छोटे मोटे लिस्टिंग गेन जरूर होने चाहिए। चलिए, छोटे मोटे लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई किया जा सकता है तीनों के अंदर। अभी अपनी सुविधा अनुसार आप देख लीजिए, या तीनों में अप्लाई करना चाह रहे हैं तीनों में कर लीजिए। एक के लिए पैसे हैं तो आपको बता दिया गया है कि दूसरे तीसरे नंबर पर जो है दोनों के बीच में टाई जैसी सिचुएशन है, तो अपने हिसाब से आप निर्णय ले सकते हैं। आस्था मैम बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू अपना टाइम देने के लिए और इन तीनों आईपीओ पर डिटेल में बातचीत करने के लिए धन्यवाद। आस्था हर्ष आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होकर के तमाम आईपीओ के बारे में डिटेल जानकारी देने के लिए। तो इस सेगमेंट में फ़िलहाल इतना ही।